औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक में भी है और ये क्वेश्चन जो है आगे मास्टर लेवल तक जाता है। तो रेफरेंस में और पैराफ्रेजिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पैराफ्रेजिंग की जगह पे एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं और उनको फिर ये समझ नहीं आती कि पैराफ्रेजिंग और एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क है। पैराफ्रेजिंग मैंने एक और वीडियो में समझाया था, उससे पहले आप वो वीडियो भी देख लें, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। पैराफ्रेजिंग जो है वो स्टैंजा में जो लिखा होता है उसको एज इट इज़ हम नीचे अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ये पैराफ्रेजिंग होती है। व्हेन इट कम्स टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका अलग एक क्वेश्चन है, इसका अलग अपना एक तरीका है। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले रेफरेंस आता है। आपके पास 3 से 4 लाइंस आपको दी होंगी पेपर में, एग्जाम में आपके पास 3, 4, 5 लाइंस आएंगी और वहाँ पे लिखा होगा कि राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो सबसे पहले आपने वो लाइंस लिखने के बाद हेडिंग देनी है रेफरेंस की। रेफरेंस में आपने सिर्फ और सिर्फ मेंशन करना है नेम ऑफ द पोइट और पोम। नेम ऑफ द पोइट एंड नेम ऑफ द पोम, ये आपने मेंशन करना है। मतलब आपने लिखना है कि एग्जाम्पल मैंने नीचे दी हुई है कि ये जो लाइंस हैं जो पेपर में दी गई हैं, मतलब दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम पोम्स नेम रिटन बाय पोइट्स नेम। आपने यहाँ पे लिखना है सबसे पहले हेडिंग देके रेफरेंस, और उसके नीचे आपने लिखना है दीज लाइंस हैव बीन टेकन, मतलब ये लाइंस ली गई हैं, जिस नज़म से ली गई हैं आपने वहाँ पे उसका नाम लिखना है पोम्स नेम। यहाँ ब्रैकेट में मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि कोई भी नाम हो सकता है, जिस पोम से ली गई होगी उसी का नाम लिखेंगे। रिटन बाय पोइट्स नेम, और उसका जो पोइट होगा आपने ये लिखना है। एक तो इसका ये तरीका है, और इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोम, फिर यहाँ पे पोम का नाम आ जाएगा, रिटन बाय पोइट यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। और तीसरी वर्डिंग इसकी ऐसी हो सकती है दीज लाइन्स अकर इन द पोम, पोम्स नेम रिटन बाय द पोइट, पोइट का नाम। ये 3 तरीके हैं, इन तीनों तरीकों में से कोई एक वर्डिंग आपने सेलेक्ट करनी है और रेफरेंस लिखना है। जब आपने रेफरेंस लिख लिया उसके बाद दूसरी हेडिंग आप देंगे कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है सिचुएशन, कि जो लाइंस आपको पेपर में दी गई है उसके पीछे कौन सी सिचुएशन है, कौन सी सेटिंग है, किस सिचुएशन में बात की गई है। तो आपने इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना, ज़्यादा लेंथी नहीं करना। ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच द चोजन लाइंस आकर, ये सिचुएशन सबसे पहले आपने बतानी है। उसके बाद आप प्लेस भी बता सकते हैं कि जो लाइंस हैं ये पोम में किस जगह पर आई हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टेंजा है, शुरू में आई हैं या आखिर में आई हैं, या जो है वो दरमियान में ये लाइंस आई। आप ये चीज़ भी उसमें मेंशन कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट में फॉर्म ऑफ द पोम भी मेंशन कर सकते हैं कि ये पोम असल में क्या है, ये सोनेट है, लिरिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ओड है, बैलेड है। ये टाइप्स हैं ना, पोइट्री की टाइप्स हैं, तो इनमें से कौन सी टाइप ऑफ पोइट्री है वो आप भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरे पोइट्री में, पूरी पोम में ओवरऑल क्या मैसेज दिया गया वो भी आप कॉन्टेक्स्ट में मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल क्या बात की गई है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब ये कॉन्टेक्स्ट हो गया, इसके बाद तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सप्लेनेशन है, जो आपसे मांगी गई है। तीसरी हेडिंग आपने देनी है एक्सप्लेनेशन की। अब आपने वही लाइंस एक्सप्लेन करनी है जो आपको पेपर में दी गई हैं। आपने पूरी पोम की समरी नहीं लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने जो लाइंस आपको दी गई हैं उसको आपने अच्छे से अगेन एंड अगेन रीड करना है। बार बार रीड करें कि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपने इन्हीं लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बिकॉज हियर यू आर सपोज टू एक्सप्लेन द गिवन लाइंस ओनली, यू डोंट हैव टू राइट द होल समरी ऑफ द पोम। आपने पूरी पोम की समरी नहीं लिखनी है। अब उसका क्या है, उसके बाद गिव अ सिंपल एंड ब्रीफ मीनिंग ऑफ द पैसेज। जो लाइंस आपको सामने नजर आ रही हैं वो आपको समझ आ गई है, तो आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है कि जो चेकर है उसको समझ आ जाए, उसको बिल्कुल अच्छे से लिखना है। ब्रीफ मीनिंग, छोटे छोटे वर्ड्स यूज करें उसके अंदर, और सिंपल लैंग्वेज को रखें और उन्हीं लाइंस को एक्सप्लेन करें। इसके बाद लुक फॉर द हिडन मीनिंग्स। अगर उसमें कोई हिडन मीनिंग्स हैं, क्योंकि पोइट्री है तो पोइट्री में डेफिनेटली ज़्यादातर जो वर्डिंग होती है वो लिटरल सेंस में हम उसको नहीं लेते हैं, तो उनका जो हिडन मीनिंग है, और वो हिडन मीनिंग कहाँ से हमारे पास आता है, जो पोइट्स हैं वो पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे सिमिली हो गई, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस हैं जो पोइट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो ये आपने देखना है
और उसमें भी आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, और फिर पोएटिक डिवाइस भी आपने लास्ट में मेंशन करनी है। तो इस तरह आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो करना है। इसके बाद मैं आपको एक सैम्पल रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट मेरे जो अपने नोट्स हैं उसमें से मैं आपको बताता हूँ, वो आप देखें। ये है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट द सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king but lived and died a scrubby thing। अब ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले हमने यहाँ पे रेफरेंस की हेडिंग दी, these lines have been taken from the poem Good Timber। अब ये Good Timber जो है वो पोम का नाम है, written by Douglas Malloch। अब कॉन्टेक्स्ट इसका देखें, मैंने लिखा है this poem uses an extended metaphor that compares, यहाँ पे मैंने वर्ड्स भी लिखे हैं डिफिकल्ट, a brave man to good timber। The poet presents the idea of the necessity of struggle in life by using metaphors and symbols. This poem gives a lesson to face the hardships of life bravely. The poem tells that it is the law of life that the strongest men are refined by experiencing hardships। अब यहाँ पे इसका मतलब है जो कॉन्टेक्स्ट है, मैंने कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि जितनी भी सिचुएशन है उसके अंदर, पोम के अंदर क्या सिचुएशन बयान की गई है वो मैंने लिखा, उसका ओवरऑल आइडिया क्या है वो मैंने कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया यहाँ पे, और उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है कि असल में जो पोइट है वो क्या कंपेयर क्या करना चाह रहा है। तो ये कंपेयर करना चाह रहा है ब्रेव मैन को टू गुड टिम्बर, एक अच्छी लकड़ी के साथ, इमारती लकड़ी के साथ कंपेयर कर। तो ये कंपैरिजन आखिर तक जाता है, इसलिए इसको एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। मेटाफर क्योंकि एक्सटेंड होता है लास्ट तक, शुरू से लेकर इसको एक्सटेंडेड मेटाफर कहा जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका, और इसमें मैंने ये भी लिखा द पोएम गिव्स अ लेसन टू फेस हार्डशिप्स, के इससे हमें ये जो है लेसन हासिल होता है। ये सब कुछ मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट क्योंकि इसकी सिचुएशन है। अब एक्सप्लेनेशन में आते हैं, ये उन्हीं लाइन्स की एक्सप्लेनेशन है जो हमें ऊपर दी गई हैं। इन लाइन्स को मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि इसमें जो पोइट है वो असल में क्या कहना चाह रहा है, मुझे क्या लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसको मेरी अपनी जो वजाहत है वो ये लाइन्स हैं। इन दीज लाइन्स द पोइट यूजेज अ ट्री एज अ मेटाफर दैट रिप्रेजेंट समवन हु नेवर हैड टू फाइट एंड गेट एनीथिंग इन लाइफ। दिस ट्री हैड ऑल द बेसिक थिंग्स लाइक सन, स्काई, एयर एंड लाइट। A rich person who lives a comfortable life does not worry about anything. Such people have everything to survive easily. The poet says that such people can never be leaders. The tree which gets everything without any struggle cannot be king of forest. Such a tree lived its life and vanished as an undergrown tree. In these lines the poet has used alliteration. और alliteration कहाँ पे use हुई है? ये broken branches. Enjambment is used. Enjambment is used in these lines. The poet has used the literary device metaphor also. अब ये जो मेटाफर, एंजायमेंट और एलिट्रेशन है, ये तीन पोएटिक डिवाइस इस स्टैंजा में यूज़ हुई हैं जो हमें दिया गया है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो हमने सिर्फ ये जो लाइंस हैं इनका रेफरेंस लिखा पहले कि कहाँ से ली गई हैं, फिर इन्हीं का हमने कॉन्टेक्स्ट लिखा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर इन्हीं को हमने एक्सप्लेन इस तरह से कर दिया। इसमें मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये स्टार्टिंग लाइन्स थी या मिडल लाइन्स थी या सेंटर से ली गई थी या कंक्लूडिंग लाइन्स थी। वो चीज़ भी आप कॉन्टेक्स्ट में मैंशन कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह हम लिखते हैं रेफरेंस और फिर कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन। इसी तरह इसको 1-2-4 बार आप करें, खुद ही कोई लाइंस पोइट्री से उठा लें, 3-4 लाइन्स हैं उनको इसी तरह एक्सप्लेन करें, उनका रेफरेंस लिखें, कॉन्टेक्स्ट लिखने की कोशिश करें, और जो मेरी पैराफ्रेजिंग वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें ताकि आप पैराफ्रेजिंग में और रेफरेंस द कॉन्टेक्स्ट में जो कन्फ्यूजन है वो आपकी ख़त्म हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। और ये फर्स्ट ईयर से लेके मास्टर लेवल तक एक ही तरह का जाता है। सो आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।